गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आज एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं साइंस फैक्ट्री विद अभिनव के इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों की बात हुई थी और हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया था कि हम और आप इस चैनल यानी कि साइंस फैक्ट्री के माध्यम से जीएस के अंतर्गत उन सभी विषयों के बारे में पढ़ेंगे, उन सभी विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण निर्मित करेंगे जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। न केवल हमें हमारे सपनों तक पहुंचाएंगे बल्कि इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग परीक्षाओं में इस विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के वास्तविक स्वरूप, उनके लगातार बदलते पैटर्न और एक ब्रॉड वे में, एक काफ़ी एक्सपैंड वर्जन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो विषय जिसे आप साइंस कहते हैं दोस्तों, जिसकी शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं अपने इस चैनल पर, उस विषय में एक्चुअली साइंस का मतलब क्या है। और हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें साइंस के कुछ मूलभूत जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास किया था कि साइंस का मतलब होता है तथ्य और संकल्पनाओं के मिश्रण से बनने वाला एक ऐसा विश्लेषणात्मक प्रक्रिया जिसमें विश्लेषण की क्रिया ही विज्ञान का रूप होती है। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि साइंस का मतलब कोई विषय नहीं है अकेले, बल्कि ये तथ्यों और संकल्पनाओं के मिश्रण से उपजने वाला एक ऐसा विचार होता है जिसके अस्तित्व को बार बार परख करके हम लोग उसके आधार पर अपनी प्रकृति, अपनी पृथ्वी और अपने ब्रह्मांड में व्याप्त नियमों को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में हम लोग अच्छी तरह से अपनी पिछली चर्चा में बात कर चुके थे कि हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंतर्गत एक और पोर्शन जो इन तीनों का मिला जुला रूप होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी, इन चार अलग अलग बिंदुओं को पढ़ेंगे। चूँकि अभी हम लोगों की जो शुरुआती कक्षाएं होंगी वो शुरुआती कक्षाएं एनटीपीसी और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जाएंगी, यानी उसमें पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्नों का स्तर कैसा होता है और साइंस किस हद तक आपके नतीजों को प्रभावित करता है, इस आधार पर हम इस विषय के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने परीक्षाओं के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर विचार करें तो आप देखेंगे कि रेलवे की परीक्षाओं में दो विषय परंपरागत रूप से बहुत महत्व रखते हैं। एक विषय है आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और एक विषय है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और आप अपने इस बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें एक है आपका जूलॉजी और दूसरा है आपका बॉटनी यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो चलिए अब हम एक नए सिरे से इसकी शुरुआत करते हैं और आज हम लोग अपने इस मिशन को, जो कि आपकी कामयाबी तक आपको ले जाएगा, इसी के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। देखिए दोस्तों, साइंस की बात हो रही है और साइंस यानी विज्ञान। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा भी था कि दो ही चीज़ें होती हैं, एक होते हैं फैक्ट्स और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। और फैक्ट तथा कॉन्सेप्ट को मिला करके जो निष्कर्ष निकलता है, जो इसका कॉन्क्लूज़न होता है, इस कॉन्क्लूज़न को ही हम लोग लगातार एनालिसिस करते हैं। यानी विज्ञान कोई नतीजा नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, बल्कि विज्ञान एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। और आप जानते हैं कि विज्ञान में किसी प्रयोग को अगर बार बार दोहराया जाए तो उसमें अगर प्राप्त होने वाले परिणाम बार बार बदल रहे हैं, तो जब तक हमें परिणाम की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है एक ही परिणाम की, तब तक हम उस नतीजे को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं करते। अब हम देखेंगे तो ये एनालिसिस की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वही हमारा विज्ञान है। अब चूंकि इसमें पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से बात न करें, पहले हम साइंस की बात करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरी जो प्रकृति है, पूरा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कई प्रकार के कारकों के मिलने से बना है। और इन कारकों में दो तरह के कारक हैं। एक है जिससे प्रकृति बनी है, वो है आपका भौतिक जगत, और एक है जीव जगत।
मैं ये दो बातें कर रहा हूँ। इसमें से जो भौतिक जगत है और भौतिक जगत में जो विषय वस्तु होती है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं जो फिजिकल हैं, इनके अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, इनके अगर हम लोग संपदा की बात करें, तो भौतिक जगत के दो लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें जानते हैं। इसमें से एक होता है जिसमें उसका भौतिक गुण हम पढ़ते हैं, और एक होता है उन कारकों के रासायनिक गुणों का हम अध्ययन करते हैं। कोई भी पदार्थ, मूलतः कोई परमाणु भी अगर है, तो एक सामान्य परमाणु कैसे बना है, ये परमाणु कैसे निर्मित हुआ है, जब हमारे सामने ये सवाल आता है तो हम लोग अब तक जो कुछ पढ़ते आए हैं उसमें यही हमें बताया गया कि सामान्य जो परमाणु होता है, ये तीन अलग अलग कारकों जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हीं से मिलकर के पदार्थ बनता है। क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो बनाते हैं आपके अणु, और अणुओं के मिलने से बनते हैं पदार्थ यानी मैटर, और यही पदार्थ अलग अलग तत्वों में, अलग अलग जीवों में, प्रकृति के अलग अलग भागों में परिवर्तित हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जब सवाल आता है कि क्या ये परमाणु ही, और परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके लिए आप लोग ये सूत्र अच्छी तरह से पढ़े होंगे, जानते होंगे, और वो सूत्र है ईटा पर नाचे। आपने सुना है ईटा पर नाचे का मतलब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है आपके जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया, और न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया। लेकिन क्या यही अंतिम वे मूलभूत कण हैं जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है? अब से 13.7 अरब साल पहले जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो उस घटना को आप कहते हैं दोस्तों बिग बैंग। बिग बैंग यानी महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे एक पेशे से पादरी जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादित किया था। जॉर्ज लेमेंटियर ने ये सिद्धांत दिया था जिसे आप बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और बिग बैंग के द्वारा ही हमारी प्रकृति में आज का जो स्वरूप है हमारे ब्रह्मांड का, वो इसी के माध्यम से सामने आया है, जिसमें ढेर सारी आकाश गंगाएं हैं अनगिनत, ढेर सारे आपके नेब्यूला हैं जिन्हें आप निहारिका कहते हैं, बहुत से क्वाज़ार हैं, बहुत से पल्सर हैं, बहुत से ऐसे न्यूट्रॉन स्टार हैं, और ब्लैक होल्स भी हैं। इनमें से कोई भी खंड, कोई भी जो अवयव है, कोई भी जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो सब कुछ बनने में इन्हीं परमाणुओं का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन क्या हमारे प्रकृति में जो परमाणु हैं, सवाल अभी भी वैसे ही बना हुआ है दोस्तों कि क्या परमाणु प्रकृति के सबसे मूलभूत कण होते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। हम पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन पर जो आवेश है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यानी न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो पूरी तरह से उदासीन होता है, मतलब कोई चार्ज न्यूट्रॉन पर नहीं होता। प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर ऋणावेश होता है यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सामान्य संरचना को हम और आप समझ रहे हैं। लेकिन जब अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि क्या यही वे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो हमारा जवाब होगा नहीं। फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इसे हम कहते हैं दोस्तों फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मूलभूत कण। तो मूलभूत कण दोस्तों वे हैं जिनके मिलने से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो इस पर हमारा जो है अगला फैक्ट निर्भर करता है। चलिए देखिएगा, आप जानते हैं कि प्रकृति में चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन, होते तो ये सभी मूलतः कण ही हैं, पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये जो कण हैं, कण मूलतः कणों की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो दो तरह की होती है। यानी कण कुछ होते हैं जो स्थायी होते हैं और कुछ होते हैं जो अस्थायी होते हैं। इनमें से जो स्थायी कण होते हैं यानी स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं,
और जो अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े समय के अंतराल के बाद धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को इस प्रकार विकिरण के माध्यम से उत्सर्जित करते रहते हैं कि ऊर्जा और मास, दो बातें मैं आपको यहां बता रहा हूं, E इज इक्वल टू mc², यानी आइंस्टीन का वो मास एनर्जी इक्वेशन, इसे हम लोग आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के रूप में जानते हैं। और इस समीकरण ने हमें यही समझाया और बताया है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में या फिर ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। अपने ब्रह्मांड से मैंने अपनी साइंस के सब्जेक्ट की चर्चा इसीलिए शुरू की दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मांड जो अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है, इस प्रकृति में आज जो कुछ भी मौजूद है वो उस ब्रह्मांड के बनने के बाद ही शुरू हुआ। इनफैक्ट एक शब्द आता है हम लोगों की कॉस्मोलॉजी में जिसे हम कहते हैं दिक्काल। दिक्काल का मतलब होता है बेटा स्पेस टाइम, यानी कि ब्रह्मांड में बिग बैंग के पहले ना तो स्पेस था और ना ही टाइम जैसी कोई चीज थी। तो बिग बैंग के बाद जब सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स डेंस होने लगे, कंडेंस होने लगे, संघनित होने लगे, तो उनके संघनन के फलस्वरूप ही हमारे ब्रह्मांड में निहारिकाएं, आकाशगंगा, तारे और उनका अपना सौरमंडल जिसमें ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड सब मौजूद हैं, ये उसके बाद प्रकाश में आए। तो मैं उसी पर अपनी बात कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ E इज इक्वल टू mc² में कहा गया कि द्रव्यमान जो है ये ऊर्जा का ही एक परिवर्तित रूप है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। शायद यही वो सिद्धांत है जिसके कारण एटम बम यानी परमाणु बम का निर्माण संभव हो पाया। और इस परमाणु बम के निर्माण के लिए E इज इक्वल टू mc² समीकरण चूंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह समीकरण दिया था। तो वो कहीं ना कहीं नैतिक रूप से अपने आप को परमाणु बम के विकास के लिए जिम्मेदार मानते थे। और उन्होंने अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति के पास, रूजवेल्ट नाम था उनका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके पास उन्होंने पत्र लिख करके आग्रह किया था कि जिस सिद्धांत की वजह से परमाणु बम बनाना संभव हो पाया, आप इस सिद्धांत के दुरुपयोग को हतोत्साहित करिए, मतलब उस परमाणु बम का प्रयोग मानवता के विरुद्ध ना करिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि उनका नतीजा क्या हुआ और उनकी इस बात को कितना महत्व दिया गया। तो जैसा मैंने आपको कहा कि प्रकृति में जो कण होते हैं दोस्तों वो दो तरह के होते हैं, एक स्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। जो स्थायी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बोसान। उन्हें क्या कहते हैं? बोसान कहते हैं। और जो अस्थायी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है फर्मियन, ये नाम। अब आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल दोनों में बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें बोसान के बारे में पूछा जाता है कि इसका नामकरण जो किया गया वो किसके नाम पर किया गया। तो भारतीय कण भौतिकी के पिता, आपने उनका नाम सुना होगा, जिन्हें आप कहते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। ये नाम ध्यान में रखिएगा। इन्हें भारतीय कण भौतिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, सत्येंद्र नाथ बोस। उनके सम्मान में स्थायी कणों के पूरे समूह को ही बोसान कहा गया। जबकि ये फर्मियान नाम जो आप देख रहे हैं, ये नाम दिया गया है एनरिको फर्मी के नाम पर। और एनरिको फर्मी ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रयोगशाला में परमाणु विखंडन को नियंत्रित ढंग से संपादित कराया। क्योंकि अगर परमाणु का विखंडन न होता, नाभिक का विखंडन न होता और हम उसे कंट्रोल न कर पाते, तो आज के समय में हमारे देश में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं, सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, हाल ही में कुछ वक्त पहले यानी वर्ष 2011 में आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर का। पूछता है क्वेश्चन कि ये कहाँ है, तो आपका जवाब होगा जापान में है। और जापान में जब वर्ष 2011 में सुनामी आई थी, तो इस परमाणु रिएक्टर के भट्ठी में दरार पड़ जाने की वजह से होने वाला न्यूक्लियर रेडिएशन इस रिएक्टर को बंद करने की वजह बन गया। हमारे यहाँ तमिलनाडु में आप सबने कुडनाकुलम परमाणु संयंत्र का नाम सुना होगा, जहाँ परमाणु तकनीक के माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं।
यानी ये अगर कंट्रोल्ड ना होता, अगर हम इस प्रक्रिया को दोस्तों नियंत्रित नहीं कर पाए होते, तो क्या ये पॉसिबल था कि हम परमाणु तकनीक के माध्यम से बिजली या ऊर्जा बना पाते? तो नहीं, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं था। यानी इतने बड़े ऊर्जा उत्पादन के तरीके को दुनिया के सामने लाने का श्रेय एनरिको फर्मी को जाता है, और इसीलिए हम लोगों ने अस्थायी कणों के पूरे समूह को इन्हीं के नाम पर नाम दे दिया फर्मियन। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस बात पर जोर दूंगा दोस्तों कि मैं आपसे सबसे पहले बात कर रहा हूं ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि ब्रह्मांड बना तभी प्रकृति में कोई भी चीज सामने आई, क्योंकि ब्रह्मांड बनने के बाद ही निहारिका बनी, यानी जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला जो होते हैं वो धूल और गैस के बड़े बड़े बादल होते हैं। उनमें कुछ ऐसी जगह होती है जिसे हम स्टेलर नर्सरी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नेब्यूला होती है, जो निहारिकाएं होती हैं, वो धूल और गैस के बड़े बादल होते हैं। इन्हें हमने नाम दिया नेब्यूला या निहारिका। तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं बेटा, धूल होती है और गैसेस होती हैं। यही धूल और गैस, धूल से मेरा आशय यहाँ पर सोलर डस्ट से है, यानी सौर कणों से, सौर पार्टिकल से। तो ये धूल जो है और ये गैसें जो हैं, जब ये दोनों कंडेंस होती हैं तो नेब्यूला में ही निर्माण होता है किसका? स्टार्स का। और स्टार यानी होते हैं तारे। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेलर नर्सरी एक ऐसी जगह, यानी नेब्यूला में कुछ जगह ऐसी डेंस होती है, इसे कहा जाता है दोस्तों स्टेलर नर्सरी। और इसी स्टेलर नर्सरी में नए नए तारों का निर्माण होता है। अगर स्टेलर नर्सरी में नए तारे न बनते तो क्या तारों का समूह, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, कुछ भाषाओं में इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं। एक शब्द है गैलेक्सी, एक शब्द है आपका मिल्की वे, और एक शब्द है आपका आकाश गंगा। तो ये ध्यान रखिए, तीनों ही शब्द आकाश गंगा के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गैलेक्सी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों यूनान में, यानी ग्रीस में किया जाता था। मिल्की वे शब्द का प्रयोग होता है हमारे यहाँ यूरोप में, और हमारे भारत में तो हम इसे आकाश गंगा या एक नाम और दिया गया है दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके तारों का समूह यानी आकाश गंगा बना। आकाश गंगाओं में क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, यानी तारा होता है। और तारा, हर तारे की बात की जाए तो तारा एक्चुअल में क्या होता है? सूर्य होता है। और हर सूरज का अपना परिवार होता है, और उस परिवार को ही हम कहते हैं सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल कहते हैं इसे। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम इसको क्रमिक रूप से जानें। पर अपनी आगामी कक्षाओं में मैं इस पर, यानी कि अपने कॉस्मोलॉजी या अंतरिक्ष विज्ञान पर भी विस्तार से आपसे बातें करूंगा। पर अभी हम जिस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं, हम उसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि स्थायी कणों को हम बोसान कहते हैं और अस्थायी कणों को फर्मियन कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें से जो एक बोसान है और एक जो आपका फर्मियन है, वो कैसे क्लासिफाई होता है? तो ये हो गया आपका बोसान और ये हो गया आपका फर्मियन। हमने आपको कहा था कि बोसान जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, और जो फर्मियन होते हैं वो आपके अस्थायी होते हैं। तो ये अस्थायी या स्थायी क्यों है, ये समझना है। आप ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से परिचित हैं, इट मीन्स लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से। और आप जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इट मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज द स्टेटमेंट। तो ई जो है ये कभी खत्म नहीं होता, न बदलता है, सिर्फ बदलता है। तो जो स्थायी होता है दोस्तों कण, उसमें ऊर्जा तो होती है, लेकिन उसमें जो द्रव्यमान होता है
वो नहीं होता। तो जब द्रव्यमान नहीं होता तो द्रव्यमान का क्षरण भी नहीं होता है, क्योंकि जहां द्रव्य है वहां उसका क्षरण जरूर होगा। और जब मैंने आपको इज इक्वल टू mc² में बताया था कि द्रव्य ऊर्जा में बदल जाता है और यही ऊर्जा द्रव्य में बदलती है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस लगातार चलती है और इसी साइक्लिक प्रोसेस का परिणाम हमारा वर्तमान अंतरिक्ष है। एक बात और मैं जल्दी से कर लूं, मैं आपका बहुत ज़्यादा और कीमती समय नहीं लूंगा। मैं एक छोटे से टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। तो स्थायी कणों की बात हमने की, इसमें ऊर्जा उपस्थित है लेकिन द्रव्यमान उपस्थित नहीं है। पर यहां पर अगर देखा जाए तो द्रव्यमान और ऊर्जा ये दोनों ही उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये अस्थायी होता है। अब इसमें जो बोसान है, अगर आपको इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो आप बताइए आपकी प्रकृति में ऐसे कण कौन से हैं जिनमें द्रव्यमान है, ऊर्जा है लेकिन द्रव्य नहीं है। यानी आप अगर किसी भी पदार्थ से उन कणों को टकराता देखेंगे तो उस पदार्थ जिससे वे कण टकरा रहे हैं उनकी ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन उसके भार आदि में कोई परिवर्तन, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता। तो ऐसा केवल एक ही कण है दोस्तों, और वो है फोटॉन। यानी हमारे सूरज की रोशनी में मौजूद छोटे छोटे कण, जिन्हें आप फोटॉन या इन्हीं के लिए एक शब्द है क्वांटा, इनके लिए इस्तेमाल होता है। और इसी क्वांटा शब्द से आपका वो विषय बना है जिसे आप कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये शब्द आप आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आप आगे समझेंगे। यहाँ पर अस्थायी कणों की बात जो हुई, इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों लेप्टॉन और एक होता है क्वार्क। मैं स्पष्ट करता जा रहा हूं आपको, लेप्टॉन भी आपका 6 प्रकार का होता है और क्वार्क भी आपका 6 प्रकार का होता है, जिसमें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क तथा बॉटम क्वार्क होता है। जबकि लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन और उसका उल्टा पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, और मेसान होता है तथा इसका उल्टा कण पाई मेसान होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि लेप्टॉन पर जो चार्ज होता है दोस्तों अमूमन नेगेटिव होता है और क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसीलिए अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जब मिलते हैं तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलता है तो बनता है आपका एक प्रोटॉन। और जब ये प्रोटॉन बनेगा तभी बनेगा परमाणु का नाभिक, और नाभिक बनेगा तो नाभिक पर धन आवेश होगा और इसके चारों ओर यही इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लगते हैं और इस तरह बनकर आता है हमारा परमाणु। तो आज हमने आपको केवल परमाणु की सामान्य संरचना से वाकिफ कराया है। हमारी बातचीत इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियोस के रूप में आपके सामने आएगी, ताकि मैं आपका बहुत ज़्यादा समय किल ना करूं। आप उन छोटे वीडियोस में से अपने काम के सवाल निकालते भी जाइए, हम आपको अवगत भी कराते रहेंगे। अब हमारी मुलाकात इसी प्रकार की वीडियोस के साथ अपनी अगली कक्षा में होगी। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और आप मेरी बातों को, मेरे विषय को और इस चैनल को अप्रिशिएट करिए, इसे सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार के गैर पारंपरिक लेकिन स्टैंडर्ड वीडियोस और जो शिक्षा का सही मतलब है उससे वाकिफ़ होइए। तब तक के लिए, जब तक हम आपसे अगली मुलाकात नहीं करते, मैं अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।